धनु राशि के जातक जिनके जीवन का उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ कर्म। कारण इनकी राशि का जो चिन्ह है वो है धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए एक पुरुष। यानी कि हमेशा कर्म के लिए रेडी, कर्म के लिए ही इनका जन्म हुआ है, कर्म के लिए ही बने हैं, कर्म के लिए तैयार। और काम इनको नहीं ढूंढता, ये काम को ढूंढ लेते हैं। मैं ऐसे हजारों धनु राशि वालों को जानती हूँ जो 70 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, इवन 90 प्लस, एंड दे आर वर्किंग लाइक यंग पीपल, इनफैक्ट इवन मोर देन यंग पीपल। दिस इज सरप्राइजिंग, लेकिन सच बात यही है कि धनु वाले सिर्फ कर्म और कर्म और कर्म करते हैं और अपने जीवन में इनको कर्म के अलावा कुछ दिखता नहीं है, कुछ सूझता नहीं है। अच्छी बात है ये। और ये अगर मैं कहूँ, इनका कर्म ही इनको यंग रखता है, इनका कर्म ही इनको जीवित रखता है। काम ना मिले तो ये बेचैन हो जाते हैं। ऐसे धनु राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा मई का महीना धनु राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें। बात करते हैं सभी 12 घरों की। चर्चा करूंगी आपके जीवन के हर क्षेत्र की। आपका व्यवसाय, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, छात्रों के लिए ये कैसा रहेगा, स्पोर्ट्समैन के लिए कैसा रहेगा। कोशिश करूंगी हर पॉइंट को, हर बिंदु को टच करने की। बात करते हैं शुरू से, यानी प्रथम भाव से। पहला घर जो कि लग्न यानी हम खुद हैं, वहां धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति सामने 7वें घर में बैठकर पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। पुनर्वसु में है बृहस्पति, उदित हैं, अतिचारी हैं और मार्गी हैं, पूर्ण शक्तिशाली हैं। जब लग्न का स्वामी सामने बैठकर लग्न को देखे, उससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती। जब तक बृहस्पति यहाँ पर हैं, तब तक आपके कर्म पथ पर आपको आगे बढ़ाएंगे। पिछले कुछ समय में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स थी, झंझट थे, टेंशन्स थी, बहुत सारे स्ट्रगल्स थे। लेकिन अभी जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको उससे बाहर निकाल करके, उबार करके ले आई है। ये एक ऐसा समय है, जैसे कि मैंने कहा कि 90 साल के उम्र में भी धनु वाले लगातार काम करते हैं। तो आपके रास्ते में जो उलझने आ रही थी, उनसे बहुत बड़ी कोई निजात इस समय आपको मिली है। कोई बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस क्लियर हुआ है, खत्म हुआ है। एक अवरोध, एक गतिरोध, एक ऑब्स्टिकल जो आपके जीवन में था, वो चाहे आपके वैवाहिक जीवन में था या आपके पारिवारिक जीवन में था या आपके प्रोफेशनल लाइफ में था या धन के संबंध में था, वो रास्ता अब खुल गया है, वो ब्लॉकेज अब खुल गया है। प्रथम भाव पर दृष्टि है केतु की, शनि की, बृहस्पति की और शुक्र की। 14 तारीख से शुक्र यहाँ आ जाएंगे और पूर्ण दृष्टि से इस घर को देखेंगे। ये चारों दृष्टियां, केतु की दृष्टि आपको आध्यात्मिक बनाएगी, आपको समझाएगी कि जो कुछ है यही छोड़ करके जाना है, लेकर के कुछ नहीं जाना है। इसलिए जितना कमा रहे हो उसमें कोशिश करो कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, कुछ गलत ना हो, क्योंकि छोड़कर यही जाना है। ऐसी फीलिंग आपको आएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का, जो आपके नीचे सर्वेंट्स हैं या आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ बहुत सॉफ्ट एंड स्वीट हो जाएंगे। उनको आउट ऑफ द वे जाकर के फेवर करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है, आप जो धन कमाएंगे उसमें से अपने श्रद्धानुसार आप लोग किसी भी तरह अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को या अपने जो लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं उनको या किसी या सर्वेंट्स को या गरीबों को किसी भी प्रकार से एक आत्म संतोष के लिए दान करेंगे, अपने कर्मों को सुधारेंगे। शनि की दशम दृष्टि तब जब शनि उत्तर भाद्रपद में है, आपको धैर्य सिखाएगी। बहुत सारी तरह से, बहुत सारी तरफ से घिरे हुए हैं आप इस समय। परिवार में ही कुछ लोग जो पूर्ण शत्रुता निभा रहे हैं, रिश्तेदारी में कुछ लोग जो पूर्ण शत्रुता निभा रहे हैं, छिपे हुए शत्रु विशेष रूप से,
उसके अलावा कुछ लोग जो जानबूझकर ऑब्स्टिकल्स लगा रहे हैं, बहुत क्लियरली बताऊं तो इस समय आपकी स्थिति ऐसी है कि आप बहुत पावरफुल हैं। आप चाहें तो उन्हें नेस्त नाबूद कर सकते हैं, लेकिन आप धैर्य रखे हुए हैं। धैर्य क्यों रखे हुए हैं? शनि की जो दशम दृष्टि है ना, शनि इस समय उत्तर भाद्रपद में है। उत्तर भाद्रपद के स्वामी अहिर बुधन्य हैं, और अहिर बुधन्य की सबसे बड़ी क्वालिटी है धैर्य। धनु वाले छोड़ते नहीं है किसी को, सवाल ही नहीं उठता, लेकिन सही वक्त आने पर, जिस दिन वक्त आएगा उस दिन आप हिसाब पूरा पूरा चुकता करेंगे। तो इस समय आप धैर्य से इंतजार कर रहे हैं उस समय के आने का, जब आप उन लोगों को जवाब दे सकें, उनका हिसाब चुकता कर सकें, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में आपके लिए बहुत बड़े बड़े संकट, ऐसे संकट की आपको लगा था सब कुछ खत्म, सब कुछ गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। चाहे वो पारिवारिक जीवन था या वैवाहिक जीवन था या धन संपदा था या करियर था, कहीं भी आपको लगा था बस दी एंड आ गया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसके पीछे कौन लोग थे, आप अच्छी तरह जानते हैं। आप उनको छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी निश्चित है, पर अभी नहीं, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि जब तक रहेगी प्रथम भाव पर, तब तक आपको ऐसा कुछ करने नहीं देगी। 14 तारीख तक ही शनि उत्तर भाद्रपद में, उसके बाद रेवती में आ जाएंगे। रेवती अंतिम नक्षत्र है नक्षत्र श्रृंखला का। फिर आप प्लानिंग करेंगे कि कोई बात नहीं, अब करते हैं हिसाब। हालांकि हिसाब अभी भी नहीं करेंगे, लेकिन प्लानिंग जरूर कर लेंगे और सोच लेंगे मन में कि अब तुम्हारा ये इलाज करना है। बात करें, अच्छा, बृहस्पति और शुक्र दोनों की दृष्टि, धन संपदा, प्रेम, संतान की तरफ से कोई खुशखबरी, संतान सुख, आध्यात्मिकता, ज्ञान, सौंदर्य, वैभव, नया कोई घर, नई गाड़ी, नया फर्नीचर, नया आपका वार्डरोब, कुछ बहुत अच्छा आपको ला करके देगा। बात करें दूसरे घर की, तो मकर राशि है जिसका स्वामी शनि चौथे घर में बैठा हुआ है। 17 तारीख तक उत्तर भाद्रपद में और फिर रेवती में। दूसरा घर कुटुंब है, वाणी है, धन का संचय है और हमारा खान पान है। शनि जब दूसरे घर का स्वामी होगा, तो सबसे पहली बात, धनु वाले जितने भी लोग हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर, ऐसे लोग अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माता पिता के लिए हद से ज्यादा करते हैं। हद से ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा कि आउट ऑफ द वे जाकर के कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि कुटुंब को संभालते संभालते उनका निजी जीवन गहरे संकटों में आ जाता है। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है कुटुंब को संभालने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि शनि कर्म है, शनि जिम्मेदारी है, शनि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब क्या होगा जब शनि उत्तर भाद्रपद से निकल करके रेवती में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप फुल एंड फाइनल करेंगे अब कुटुंब वालों का भी। लिखिएगा जरूर। मेरे पिता ही मेरे गुरु थे, उन्हीं से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, और उन्होंने मुझे नक्षत्रों का और प्लैनेट्स का जो एक कॉम्बिनेशन है वो ये समझाया कि जब कोई ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार व्यवहार करता है। तो जब तक शनि उत्तर भाद्रपद में रहेंगे उत्तर भाद्रपद जैसा व्यवहार करेंगे, जब शनि रेवती में आ जाएंगे तो रेवती जैसा व्यवहार करेंगे। रेवती की जो देवता हैं वो पितृ हैं, तो एक अच्छी बात यह है कि इस समय पितृ कृपा होगी। पितृ कृपा से आपके कुटुंब में कोई शुभ काम, और ये भी हो सकता है कि कोई कुटुंब जनों से जो बहुत लंबा चौड़ा पुराना कोई झगड़ा, लड़ाई, वैमनस्य या कोई विवाद चल रहा था ना, ऐसा भी हो सकता है कि उनको भी समझदारी आ जाए और आपको भी समझदारी आ जाए, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अनएक्सपेक्टेड वे में वो विवाद सुलझ जाए। इसकी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होगी जब तक शनि रेवती में रहेंगे। बात करें तीसरे घर की, तो यहाँ राहु शतभिषा में। जैसे कि मैंने कहा, मेरे पिता कहते थे जो प्लेनेट जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार व्यवहार करता है। और इस समय एक बहुत अच्छी बात यह है कि शनि भी अपने नक्षत्र में, राहु भी अपने नक्षत्र में, बृहस्पति भी अपने नक्षत्र में और केतु भी अपने नक्षत्र में। शनि उत्तर भाद्रपद में, केतु मघा में, राहु शतभिषा में और बृहस्पति पुनर्वसु में।
चारों अपने अपने नक्षत्रों में हैं। तो अपने नक्षत्रों में जब कोई ग्रह होता है तो बहुत प्रसन्न होता है, बहुत पावरफुल होता है। राहु जब तक शतभिषा में है तब तक बहुत अच्छे फल देंगे। शतभिषा 100 डॉक्टर्स, हीलिंग फ्रॉम 100 वैद्यास, 100 वैद्य मिलकर के उपचार इलाज करेंगे आपका। 100 वैद्य का मतलब है कि जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की व्याधि प्रॉब्लम्स हैं। भाई आपको वर्क प्लेस पर कुछ अलग प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम्स अलग हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अलग हैं, परिवार से प्रॉब्लम्स कुछ अलग हैं। और तीसरा घर पराक्रम, मेहनत, छोटे बहन भाई हमारी कम्युनिकेशन। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से ही आप अपना भाग्योदय करेंगे। और जिस जिस फील्ड में आपको प्रॉब्लम्स थी वहां वहां राहु की जो ये हीलिंग है, क्योंकि शतभिषा हीलिंग का ही सिर्फ हीलिंग का नक्षत्र है, लेकिन शतभिषा नशा भी है। क्योंकि वरुण देव जो इसके सिंबल हैं वो एक हाथ में औषधियां और दूसरे हाथ में सोमरस लेकर के खड़े हुए हैं, ये इसका सिंबल है। तो ये नशा भी है। तीसरा घर पराक्रम है, मेहनत, मेहनत का नशा, पराक्रम का नशा। मैं ही सब कुछ हूं, मैंने ही सब कुछ किया है, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, मैं नहीं होती तो कुछ नहीं होता, ये नशा आपको हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी ब्लंट, वेरी ऑनेस्ट वाइल स्पीकिंग। देखिए, पिताजी कहते थे एस्ट्रोलॉजी एक रेमेडियल साइंस है ना। आपको जो पॉजिटिव हम बतलाते हैं उसके साथ नेगेटिव चीजें भी बतला देते हैं, इसलिए बतला देते हैं कि जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं उतना तो कीजिए। और अगर हमारे बताने के बाद भी आप अवॉइड नहीं करते हैं तो वही फिर परिणाम के लिए आप तैयार रहिए। बात करें चौथे घर की, तो यहाँ शनि 17 तारीख तक उत्तर भाद्रपद में, फिर रेवती में, और मंगल यहाँ 11 तारीख तक अपनी मित्र राशि में। ट्रूली स्पीकिंग शनि और मंगल का साथ कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। चौथा घर कालपुरुष का हृदय स्थान है। हृदय स्थान पर ऑलरेडी एक क्रूर ग्रह बैठा हुआ है जो कि प्रैक्टिकल है। शनि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बूढ़ा प्लैनेट, वृद्ध ग्रह है, ठंडा ग्रह है, सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है। अब इसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, मेच्योरिटी बहुत है, दूरदर्शिता बहुत है। तो इस समय जो डिसीजंस आप लेंगे ना, वो इमोशन से नहीं लेंगे, बड़े ठंडे दिमाग से सोच समझ कर, बड़ी दूरदर्शिता के साथ, बड़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ डिसीजन मेकिंग करेंगे। और मंगल जब यहाँ होगा, मंगल आपकी एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी जब हद से ज्यादा दूरदर्शिता के साथ, एक गर्म ग्रह ठंडे ग्रह के साथ, सोचिए डेडली कॉम्बिनेशन है। इसीलिए मंगल और शनि को इकट्ठा होना मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक सेनापति सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है और उसे जो गाइड कर रहा है ना, वो सबसे बूढ़ा जो जनरल है वो गाइड कर रहा है। तो क्या डेडली कॉम्बिनेशन है। तो इस समय क्या होगा कि आप भावना रहित हो जाएंगे, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सोचे समझे तरीके से, बड़ी दूरदर्शिता से अपने जीवन के निर्णय लेंगे और अपनी एनर्जी यानी मंगल को वही लगाएंगे जहां जरूरी है, आपके जन्म स्थान पर, आपके पैतृक स्थान पर। इससे में कुछ बड़े काम होंगे, बड़े और ऐसे काम होंगे जिनके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स बहुत बाद तक होंगे, शुभ काम होंगे, बुरे नहीं होंगे। पर एक बात जरूर है कि हृदय थोड़ा परेशान तो रहेगा, थोड़ा विचलित तो रहेगा। कारण धनु वालों की जो एक बेसिक टेंडेंसी है वो क्या है, तत्परता, एकदम फटाफट कोई भी काम सोचा और तुरंत कर दिया। मंगल क्या है, स्पीड है, मंगल एनर्जी है, मंगल जल्दी है, मंगल तेजी है। मंगल कहता है जो सोचा फटाफट कर दो, शनि कहता है नहीं, रुको, पुनर्विचार करो, आगे देखो आगे क्या होगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ना माइंड में, क्योंकि आपके बेसिक नेचर के अगेंस्ट है, तो थोड़ा सा परेशान आपको करेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस समय में जितने निर्णय लिए जाएंगे उनके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे, भले ही दिल थोड़ा सा परेशान हो। बात करें पांचवें घर की, तो सूर्य 15 तारीख तक यहाँ उच्च के हैं, मंगल 11 तारीख से स्वराशि में आ जाएंगे और बुध 14 तारीख तक यहाँ पर है। तो देखिए, सूर्य और बुध मिलकर के तो बुधादित्य योग बनाएंगे, ये बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन 11 से 14 तक 4 दिन मंगल और बुध का जो साथ है वो बहुत अच्छा नहीं है।
मंगल और बुध का साथ अच्छा नहीं है। बुध आपके 7वें घर के स्वामी हैं, मैरिड लाइफ के, और उसके अलावा आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं। तो जब बुध मंगल के साथ रहेंगे तो पहली बात, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस समय। वाणी को थोड़ा सा संभालें। वाणी को अगर आप नहीं संभालते तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वाणी को अगर आप नहीं संभालते तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वाणी को संभालिए उस समय, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि मंगल और बुध की युति कर्म स्थान पर कुछ प्रॉब्लम्स कर सकती है, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन सूर्य और बुध यहाँ होने से 5वें भाव में, 5वां घर सूर्य का अपना नेचुरल होम है। काल पुरुष की कुंडली में ये सूर्य का अपना घर है, यहाँ सिंह राशि आती है। तो सूर्य यहाँ बहुत प्रभुत्वशाली प्रभावशाली होता है, ऊपर से मेष राशि में उच्च का, मंगल भी यहाँ उच्च का। 5वां घर संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम, एजुकेशन, हमारा पूर्व जन्म। तो क्या होगा जब 2 अग्नि ग्रह यहाँ एक साथ होंगे? संतान के जीवन में कुछ बहुत अच्छा, कुछ उच्च आकांक्षाएं पूर्ण होंगी संतान की। एजुकेशन के फील्ड में आप बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। अपनी खुद की लाइफ का एक जबरदस्त अपलिफ्टमेंट इस समय होगा, इतना अपलिफ्टमेंट जो आपने सोचा नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, 11 तारीख से 14 तारीख तक 4 दिन थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अदरवाइज आप किसी अननेसेसरी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। उसके बाद बुध जब वृष राशि में आ जाएंगे, तो वृष तो वाणी की राशि है ना, तब चीजें अच्छी हो जाएंगी। यहाँ सूर्य 15 तारीख से हैं, शुक्र 14 तारीख तक हैं, और बुध 14 से यहाँ आ जाएंगे। तो जब छठे घर में आ जाएंगे तब चीजें सामान्य हो जाएंगी। लेकिन ये वाला जो समय है, इसमें आपको, जैसा कि मैंने कहा, संतान से कोई शुभ समाचार मिलेगा, प्रेम प्रसंगों में बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन 11 से 14 प्रेम प्रसंग के बारे में भी संभलिएगा, क्योंकि वो वाणी से ही सब कुछ बनता है और वाणी से ही सब कुछ बिगड़ता है। तो इस समय ऐसा होगा कि वाणी से ही आप अननेसेसरली काम बिगाड़ सकते हैं, वो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा केतु की है 9th एस्पेक्ट, नवम दृष्टि है, तो संतान आपकी थोड़ी सी आध्यात्मिक हो जाएगी। और संतान के जो काम है ना, जब वो पूर्ण होंगे उसके पहले थोड़ी सी हर्डल्स तो डेफिनेटली आएंगी, उसके लिए तैयारी रहिए। लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनली ये एक ऐसा समय है कि आपके संतान के जीवन में एक ऐसा समय लेकर के आएगा जब उनके ड्रीम्स फुलफिल होंगे, एजुकेशन के रिलेटेड आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे, लव रिलेशन से रिलेटेड आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे, और पूर्व जन्म के कोई पुण्य इस समय जबरदस्त तरीके से आकर के आपकी मदद करेंगे। बात करें छठे भाव की, तो यहाँ सूर्य 15 से शुक्र 14 तक हैं, और बुध 14 से यहाँ होंगे। शुक्र 14 तक जब तक रहेंगे छठे भाव में, अपनी ही राशि में है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, सुख संपदा के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। थोड़ा सा अपने जेनेटिक ऑर्गन्स का ख्याल रखें, और जो लोग शुगर पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। शुक्र यहाँ रह करके 12वें घर पर पूर्ण दृष्टि रखेंगे, तो विदेश से लाभ, दूसरी भाषा, दूसरी धर्म के लोगों से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ आपको मिलेगा। सूर्य और बुध जब यहाँ रहेंगे, उनकी युति रहेगी, तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। सूर्य यहाँ प्रबल शत्रु हंता है, और सूर्य और बुध दोनों जब छठे घर में होंगे, तो छठा घर बुध का नेचुरल होम है। कन्या राशि आती है यहाँ काल पुरुष की कुंडली में। बुध अपने घर में मजबूत स्थिति में होंगे सूर्य के साथ, व्यापार में लाभ, सरकार से लाभ, पिता से लाभ। हालांकि सूर्य 6, 8 और 12 में पिता के साथ थोड़े से मतभेद, या सरकार के साथ थोड़े से मतभेद दिखाते हैं। लेकिन जब सूर्य और बुध साथ होंगे तो एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट, वर्क प्लेस पर, नौकरी में, सबॉर्डिनेट्स के साथ, नौकरों के साथ बहुत अच्छा एक वेल मैनेजमेंट रहेगा। और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में छठा घर दिनचर्या का है, आपकी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित हो जाएगी, एक अच्छी बात है। बात करें आपके 7वें घर की, तो यहाँ बृहस्पति पुनर्वसु में है, मार्गी, उदित और अतिचारी हैं। शुक्र यहाँ 14 मई से आ जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति है। बृहस्पति और शुक्र जब दोनों एक साथ होंगे, 2 गुरु एक साथ, देवगुरु और दैत्य गुरु कहने को शत्रु हैं, लेकिन जब ये कहीं एक साथ बैठते हैं या दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो उस समय शत्रुता भूल करके एक जीवन का अपलिफ्टमेंट करते हैं। 7वां घर आपका वैवाहिक जीवन, बिजनेस, बिजनेस पार्टनरशिप, इन तीनों में 14 मई के बाद अनएक्सपेक्टेड, अविश्वसनीय लाभ, उत्थान, उठान, इच्छा पूर्ति,
ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की थी। सोचिए ना, दो गुरु एक साथ मिलकर के जब इसको अपलिफ्ट करेंगे इस घर को, तो क्या होगा? वैवाहिक जीवन में कुछ अगर मतभेद चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बिजनेस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बिजनेस पार्टनरशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो सब दूर होंगे और ऐसे ऐसे असंभव काम हो जाएंगे इस समय की जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बात करें, अच्छा, राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पर है, तब जब राहु शतभिषा में, बृहस्पति और राहु इस समय दृष्टि संबंध बना रहे हैं। एक देवगुरु, दूसरा छलिया, दोनों सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को क्योंकि नक्षत्रों की बात है। बृहस्पति पुनर्वसु में री एस्टेब्लिशमेंट, आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में एक री एस्टेब्लिशमेंट इस समय होगा। नई शर्तें, नया विधान, नया कानून। हम अब तक ऐसे जिए, अब नहीं जिएंगे। अब आपको हमारी ये शर्तें माननी पड़ेंगी। माननी है तो मानिए, नहीं माननी है तो फिर यो वे और हाईवे। इस समय आप खुलकर अपनी शर्तें रखेंगे और उन शर्तों को मनवाएंगे भी, क्योंकि पुनर्वसु, री एस्टेब्लिशमेंट, फिर से बसना। कहाँ बसना? अपने वैवाहिक जीवन में। सेम थिंग विल बी इन योर बिजनेस। बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ चीजें ऐसी थी जिनको आप मन मार करके चुपचाप एक्सेप्ट किए जा रहे थे, अब नहीं करेंगे। अब आप अपनी शर्तें रखेंगे, उन्हें मनवाएंगे और उनके अनुसार अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे। बात करें सातवें घर की, तो कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा है और आठवें घर पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। दूसरे घर पर और आठवें घर पर इस समय किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। एक बहुत अच्छी बात है, दूसरे घर के बारे में मैं बताना भूल गई, दोनों का एक साथ बतला देती हूँ, दूसरे और आठवें का, कि इस समय जीवन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय, चंद्रमा क्योंकि मन का स्वामी है तो आपका मन स्वतंत्र होगा, किसी की भी दृष्टि नहीं है ना आप किसी की सलाह मानेंगे, ना किसी का प्रभाव, ना किसी का दबाव, कुछ भी नहीं। जीवन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय आप पूर्ण स्वतंत्र रूप से लेंगे। आठवां घर पाताल है। आठवें घर से हम जीवन और मृत्यु का विचार करते हैं, आयु का विचार करते हैं। आठवें घर से हम गूढ़ रहस्यों का विचार करते हैं। तो बहुत सारे रहस्यों को आप जानेंगे इस समय, अपनी सबकॉन्शियस के थ्रू, अपनी अंतरात्मा के थ्रू। आपका अपना मन आपको बताएगा काफी सारी चीजों के बारे में, और जब मन कुछ बताता है तो शंका की कोई स्थिति रहती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस डायरेक्टली उस सुपर कंप्यूटर से, उस परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है। तो बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा हटेगा और उसके बेसिस पर आप जीवन के कुछ कठोर निर्णय इस कोमल से दिल से लेंगे। जो डर था आपके मन में, जो शंकाएं थी, वो निकल जाएंगे और आप बड़े निर्भीक रूप से वो निर्णय लेंगे। क्यों? क्योंकि शनि और चंद्रमा आमने सामने हैं। शनि प्रैक्टिकल, चंद्रमा इमोशनल। शनि समझा रहा है चंद्रमा को कि भाई, इमोशन से काम नहीं चलता है, बी प्रैक्टिकल। देखिए, मेरे पिता एक बात कहते थे, वो कहते थे कि जब कुंडली में कोई एक घर ना किसी एक इंसिडेंट को, किसी एक इवेंट को, किसी एक घटना को दिखा रहा है ना, तो तुम ध्यान से देखो, बाकी घर भी निश्चित रूप से वही दिखा रहे हैं। इस चीज को कुंडली के कई सारे घर एक साथ दिखा रहे हैं। स्वतंत्र निर्णय आप अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने खुद के विचार से करेंगे। आप चाहे कितने भी स्ट्रांग पर्सन है, कितने भी वीक पर्सन है, आपका चंद्रमा कहीं भी हो आपकी पर्सनल कुंडली में, आपको कितना भी इमोशनल बनाता हो, कितना भी प्रैक्टिकल बनाता हो, इस समय के जो निर्णय होंगे वो पूर्णतः आपके अपने निर्णय होंगे और आप उनकी जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ, ये निर्णय मैंने लिया, सही तो सही, गलत तो गलत, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। उतनी हिम्मत इस समय आप में आ जाएगी। बात करें नवम भाव की, तो केतु मघा में है। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। हालांकि सिंह राशि में केतु ग्रहण दोष है, लेकिन केतु मघा में, मघा के जो देवता हैं वो पितर हैं। केतु वैराग्य, विरक्ति, सिजर्स, कैंची है, काटता है। नवाघर भाग्य है, नवाघर धर्म है, नवाघर गुरु है। तो क्या होगा जब पितृ कृपा होगी यहाँ मघा में, तो आपके ही पूर्वजन्म के कर्म आपको मदद करने आएंगे भाग्य में। लिखिएगा जरूर धनो वालों, इस समय भाग्य से कुछ काम ऐसे अचानक होंगे जो विशेष रूप से पितृ कृपा से होंगे। आपके जो भी पितृ हैं, आपके दादाजी, नाना जी, नानी जी, दादी जी, जो लोग जा चुके हैं,
उनकी विशेष कृपा होगी और उनकी विशेष कृपा के कारण भाग्य इस समय अचानक कुछ ऐसी चीजें करा देगा जिसकी उम्मीद आपने पूरी तरह छोड़ दी थी, खो दी थी। वैसे भी केतु के बारे में पाराशर ऋषि कहते हैं कि जब आप छोड़ देते हैं किसी चीज की इच्छा, तब ईश्वर उसकी डोर अपने हाथ में संभाल लेता है कि अब तुमने मेरे हाथ छोड़ दिया ना। और तब अचानक वही सपने पूरे हो जाते हैं जिनके पूरे होने की उम्मीद आपने छोड़ दी थी पूरी तरह। बात करें दशम भाव की, तो यहाँ शनि की 7वीं दृष्टि है बुध के घर पर, कन्या राशि है। शनि उत्तर भाद्रपद में, फिर रेवती में, पूर्णता किसी कर्म की, आपके कर्म स्थान पर, किसी जॉब का, किसी बिजनेस का कंप्लीशन, कंप्लीशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और उसके बाद कुछ चीजें जिन्हें आप या तो नया स्टार्ट करने वाले थे या अंतिम रूप देने वाले थे, जब रेवती में आ जाएंगे 14 तारीख से शनि, और रेवती वाली दृष्टि जब दशम भाव पर होगी। दशम भाव काल पुरुष की कुंडली में शनि का अपना घर है, मकर राशि का, भले यहाँ पर किराए पर कन्या राशि है अभी, है ना। तो क्या होगा कि कर्म स्थान पर आप कुछ चीजों को पूर्णता की ओर लेकर के जाएंगे। बात करें आपके 11वें भाव की, तो 11वां भाव इस समय बहुत रिच है। मेरे पिताजी कहते थे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी ग्रह का किसी घर में बैठना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट दृष्टियां हैं। 11वें घर में तुला राशि है जिसके स्वामी शुक्र शुरू में छठे भाव में, बाद में 7वें भाव में होंगे। दोनों जगह अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर राहु की 9वीं दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और बुध की दृष्टि है। ये सारी दृष्टियां आपको इस समय स्पीड देंगी लाभ में और इच्छा पूर्ति में। सडन गेन्स, अचानक इच्छा पूर्ति, जिसकी जैसे कि मैंने कहा उम्मीद आपने छोड़ दी थी। क्योंकि 11वें घर का स्वामी दोनों जगह अच्छी स्थिति में होगा, तो नौकरी से लाभ, वैवाहिक जीवन से लाभ, बिजनेस से लाभ, बिजनेस पार्टनरशिप से लाभ। उसके अलावा आपके जीवन में कुछ ऐसा लेकर के आएगा जो ऑल ऑफ अ सडन आएगा, जो ना तो पहले से प्लानिंग में था, ना उसकी आपको उम्मीद थी। बात करें 12वें घर की, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल 11 तारीख से अपनी खुद की राशि में आ जाएगा और 11 तारीख तक चौथे घर में है। विशेष रूप से 11 तारीख से जब अपने घर में आ जाएगा तो आपको विदेश से विशेष लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी से लाभ, अनाथाश्रम से लाभ। 12वें घर पर सूर्य की दृष्टि है 15 से, शुक्र की दृष्टि है 14 तक और बुध की दृष्टि है 14 तारीख से। वाणी से जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम होगा। सॉफ्टवेयर से जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा विदेशी सरकारों से जो डील करते हैं, सूर्य सरकार है, 12वां घर विदेश है, उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। ये है मेरी प्रेडिक्शंस मई महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि धनु वालों को हमेशा, क्योंकि बृहस्पति उनके लग्न का स्वामी है, केले के पेड़ को हल्दी डालकर जल हमेशा देना चाहिए। उसके अलावा जब तक केतु आपके भाग्य भाव में है, चींटियों को चीनी और आटा मिला करके दीजिए। अपने घर पर नारंगी रंग की पताका, ध्वज लगाइए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो काफी है। राहु शतभिषा में है, दुर्गा पूजा हो सके तो जरूर कीजिए। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बहुत रिसर्च के बाद वीडियोस बनाती हूँ। आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सही लगा, गलत लगा, कितना आप पर एप्लीकेबल है, कितना नहीं है, लिखिए जरूर। आपके कमेंट्स हमारे लिए रिसर्च का काम करते हैं। तो जैसा लगता है, जो लगता है, प्लीज राइट। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए बहुत जल्दी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।